हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटे पुरानी कहानी को ही आगे बढ़ाना है। मतलब हमने 9.2 का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था और उस इंट्रोडक्शन के अंदर सारे बिंदु नहीं आ पाए थे। 2 पॉइंट बचे हैं हमारे पास में। एक बचा है एपी के n पदों का योगफल और एक बचा है एपी में समांतर माध्य पद, समांतर माध्य पद है ना आपके पास में। तो इन टॉपिक्स को कोशिश करते हैं अभी फिनिश करते हैं और फिर इंट्रोडक्शन इसका कवर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी थी उसको थोड़ा साइड में लिखना जरूरी है, क्योंकि उससे कनेक्ट करते हुए सीखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने क्या किया था, हमने किया था कि यदि देखो, यदि किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी समझते हो ना, मैं पूरा एपी पढ़ा के आया हूँ पिछले लेक्चर में। तो एपी का मतलब समझ लेना। यहाँ बीच में बैठोगे फिर दिक्कत होगी, तो आपको जरूरी है कि इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। तो यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा जो सार्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, सार्वांतर डी हो, तो एपी जो होगी, तो एपी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d, इस तरीके से हम उस एपी को लिख सकते हैं। तो एपी को निम्न रूप से निम्नलिखित रूप में, है ना, निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। या फिर इतना बड़ा सेंटेंस क्यों बना रहे हैं। तो एपी ऐसी होगी। ये पहला टॉपिक डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने कहा था एपी में एनवा पद मतलब आपको पता है ए एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि ए एन जो होगा वो होगा ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। इसका बहुत यूज करना है, ठीक है, आपके पास में। और एक चीज और पड़ी थी कि एपी में अंतिम पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। नहीं, अंतिम पद कैसे निकालते हैं। अंतिम पद निकालने का अंतिम होता था एल, और उसके लिए भी फॉर्मूला यूज होता था ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी हमारा एक था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एपी की कुछ सामान्य विशेषताएं पढ़ी थी जो हम पढ़ा चुके। उसको बाद दोबारा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत समय लग जाएगा। वो आप लोग पिछले लेक्चर से देख के आए। तो फॉर्मूले जो थे, मैं फॉर्मूले लिखना चाह रहा था जो मैंने फॉर्मूले इस्तेमाल में लाने हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे बेटा ध्यान से सुनना। हम पहले पढ़ेंगे एपी के पदों का योगफल। देखो, अगर बाई चांस सपोज कर लो, इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पे शुरू कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं डायरेक्ट। एपी के एन पदों का योगफल अगर निकालना पड़े, मतलब क्या है। सपोज कर लो आपको एपी दे दी गई। एक उदाहरण देता हूँ मैं, उदाहरण कैसे सॉल्व करेंगे उसको। 2, 4, 6, 8, 10, ये कोई एपी है कि 20 पदों का योग ज्ञात करो। 20 पदों का योग, ठीक है। 20 पदों का योग मुझे बताना है, ठीक है ना। क्या बताना, योग ज्ञात करना है, ज्ञात करो। क्योंकि अगर वो कहता है 20वां पद निकालो, तो सीधी बात थी, आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते। तो योग के लिए क्या फॉर्मूला है, योग के लिए ध्यान रखेंगे कि एपी के एन पदों का योगफल जो होता है उसको लिखते हैं हम एस एन। क्या लिखते हैं, एस एन। एस बनाने के बाद उसके नीचे एन लिख देंगे। तो इसका निकालने का तरीका है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। और इस फॉर्मूले को 10th क्लास में आपने देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो अब याद कर लो कि एन पदों का योगफल मतलब S1 का S2 का मतलब क्या होगा। S2 का मतलब है 2 पदों का योग। कितने का, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग। कोई कह रहा है S19, इसका मतलब है कि 19 पदों का योगफल।
कोई कह रहा है S100, इसका मतलब है कि 100 पदों का योग। तो हमें क्या पूछा है इसके अंदर, हमें पूछा है इसने 20। इसका मतलब मेरे को निकालना है, अगर मैं इसको हल करूं मेरे को निकालना है कि S20 मुझे पूछ रहा है। S20 मतलब इस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मेरे को, N चाहिए, A चाहिए, D चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, AP को उठा लेता हूं कि 2 4 6 8 10। आपके पास में चौक जरा थोड़ी बड़ी ले लें यार, हाथ दुखने लगा छोटी सी चौक से, ठीक है नहीं, कि 20 पदों का योग निकालना है, 20 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना आपके पास में। तो सीधी बात है, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा सकते हो, है ना, ऐसा करके नेक्स्ट स्टेप में इसको कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हो 1 + 4 + 6 + 8 + 10, है ना, प्लस कहाँ तक, 20 पदों तक, 20 पदों तक। ये तो कह रहा है वो आपके पास में। अगर ध्यान दें तो A की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि प्रथम पद A है। D क्या बनेगा, D होता है सार्वंतर, यानी कि अंतर, इन पदों के अंतर। 4 में से 2 घटाओ, 4 - 2 2, है ना, तो आपके पास D का वैल्यू होगी 2। N का मतलब जितने पदों का योगफल निकालना है, तो 20 है, 20 पदों तक, ठीक है। तो लगा लो फॉर्मूला, S20 निकालना है, S20 वाला फॉर्मूला लगाओ। N/2 मतलब 20/2, है ना, आपको पता है ना SN = कितना है, फॉर्मूला लिख लो एक बार, 2A + के N - 1 × D, यानी कि आपके पास में S20 = 20/2, क्योंकि आपको N की वैल्यू 20 रखी है। 2A का मतलब 2 + N - 1 20 - 1 × D। व्हाट इज D, D क्या है हमारा, 2 है। सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा 10 बार, तो 10 × 2 दूनी 4 + 19 दूनी 38, क्योंकि आपको पता 20 में से एक जाके कितना बचेगा 19, और गुणा में 2 है तो 19 दूनी 38, तो आ जाएगा 10 गुणे, यह आ जाएगा आपके पास में 42 या फिर 420। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सीरीज को लिखोगे 20 पदों तक और उनको योग करोगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का एक फॉर्म और है, अगर अंतिम पद के पदों में लिखें कि SN, एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वो होता है N/2 × A + L। अगर कभी आपको अंतिम पद दिया हो और फिर योग निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं इसको यूज करके आपको दिखाऊंगा, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो योगफल ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है जी। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो जो मैंने सामने लिखा है, क्योंकि ये आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है एक एग्जाम्पल, और आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल शुरू हो चुके हैं। तो जितने फॉर्मूले लिखे हैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको करते हैं। तो जैसे हमें कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा शुरुआत में ही एक जनरल क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज कहीं इजी है इन एग्जाम्पल्स के मुकाबले। एग्जाम्पल्स को देख करके आप ऐसा मत समझना कि बहुत हार्ड मटेरियल है, कुछ ऐसा है कि जो डराने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज बहुत आसान है, इससे बहुत आसान है, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इससे बहुत आसान एक्सरसाइज है। लेकिन इन एग्जाम्पल्स को करने का मतलब एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, जो टफ हैं वो एग्जाम्पल में डाल देते हैं। एक्सरसाइज में डालेंगे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, एग्जाम्पल में सॉल्व मिल जाता है उनको, और इससे बहुत सारी टेक्निक आपकी समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको खुल के समझ में आ जाएंगी। देखो पहले सवाल को समझिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी, किसी एपी के अंदर mवां पद जो है, देखो हमने क्या कहा था, पहला पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, फिर A4, है ना, ऐसे चलते चलते। तो mवां पद क्या बनेगा, AM बनेगा ना, है ना। उसने कहा AM जो है ना, mवां पद जो है वो n है, AM जो है वो n है, ये बात कही उसने, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और फिर कह रहा कि mवां पद जो है, नहीं फिर nवां पद हुआ, ये चेक कर लो, हाँ। और फिर कहा कि nवां पद जो है, nवां पद है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें nवां पद भी आएगा, है ना, an का मतलब nवां पद, और nवां पद जो है वो है m, वो है m। तो अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो मेरे को इन दोनों का यूज करते हुए AP बताओ, पीवा पद बताओ। उसने कहा है कि पीवा पद ज्ञात करो, और ये शर्त है कि दोनों पद बराबर नहीं है, m ≠ n,
m बराबर नहीं है n, कभी ये सोचोगे नहीं दोनों पद बराबर है, ऐसा भी नहीं है, वैसे तो लिख ही दिया, इसका यूज कुछ नहीं होने का, लेकिन हमें निकालना है पीवा पद। पीवा पद मतलब एपी, पीवा पद मतलब एपी निकालना है। देखो पीवा पद निकलेगा कब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एपी निकलेगा फॉर्मूला ए प्लस के, अगर हम जनरल, अगर हम फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि एनवा पद निकालने का फॉर्मूला ये है, तो इसी में हम लोग अगर एन की जगह पी भर देंगे इसी फॉर्मूले के अंदर, तो एपी निकल आएगा। तो एपी हो जाएगा ए प्लस के पी माइनस वन, क्योंकि एन की जगह क्या भर देंगे, पी इंटू डी। तो लेकिन मेरे भाई हमें इस सीरीज के अंदर, सॉरी इस सामंत श्रेणी के अंदर, सामंत श्रेणी के अंदर हमें ए नहीं पता है, डी नहीं पता है, तो हम इन दो कंडीशन का यूज करके पहले ए निकालेंगे और डी निकालेंगे, तब ये फॉर्मूला लगा करके हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं, क्योंकि जो चीजें नहीं है उसको मानने में ही फायदा है, कि माना 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 एपी का जो प्रथम पद है, ठीक है बेटा, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। सार्वांतर क्या है, डी है। तो अगर प्रथम पद ए है, सार्वांतर डी है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ उसने कहा है ए एम जो है एन है, ए एम जो है वो एन है ना। तो ए एम एन का मतलब क्या है, ए एम कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कि इस एन की जगह आप क्या भरोगे, एम भरोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में कि ए प्लस का एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आ जाएगा एन। इसको समीकरण 1 बना देंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये आनी चाहिए बात समझ में, क्योंकि आपको जनरली भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे ये हमारे पास में ए होता है, ये ए प्लस का डी होता है, ये ए प्लस का 2D होता है, मैंने ऊपर ही लिखवा दिया ए प्लस का डी, A4 होता है ए प्लस के 3D। आप देख पा रहे हैं कि जो सा पद निकालते हैं, चौथा पद निकाल रहे हैं, तो 4 में से एक कम जो है वो डी के गुणा में आता है। तो अगर कभी मैं A17 निकालूंगा तो आ जाएगा ए प्लस के 16D। बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 17 है तो यहाँ 16 आ जाएगा। चाहो यहाँ भी देख लो, फॉर्मूला तो उसी से बना ना ये। तो हमने क्या करा, यहाँ ए एम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एम में से कम आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब तथा एक चीज और दी गई है, उसने कहा ए एन जो है वो एम है, ए एन जो है वो एम है। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला वही होगा, वो लिखा हुआ है सामने, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम। इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लो, ए और डी के मान निकालने, जो कि युगपत समीकरण यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे हम हल करते थे विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए। तो क्या करें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम। तो अगर मैं घटाऊंगा, घटाने पे 1, ये माइनस और ये माइनस, ए से ही कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान अगर दो आप तो आ जाएगा m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। और अगर ध्यान दो डी दोनों जगह से कॉमन निकल आएगा तो अंदर बचेगा m माइनस वन, इस माइनस के अंदर गुणा होगी तो n माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू n माइनस एम। ठीक है, आपके पास में n माइनस एम। अगर ध्यान दिया जाए तो d जो है 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू n माइनस एम। ठीक है, इसको थोड़ा और सही किया जाए तो d जो है बेचारा वो आ जाएगा n माइनस एम अपॉन, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो बटे में चला जाएगा m माइनस एन। एक काम किया जा सकता है, ऊपर माइनस कॉमन निकाल करके उल्टा कर लो, m पहले n बाद में, अपॉन m माइनस एन। m माइनस एन से ही कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस वन। इसका मतलब d का जो मान है वो माइनस वन आ जाएगा, d का मान माइनस वन आ जाएगा। इसको किसी एक समीकरण में रख लो, मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में रखने पर, तो कि a का मान निकला है रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, बेसिकली वो है ये वाली समीकरण कि a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू है n के। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं 1 प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी का मान निकाला माइनस का 1, ये ठीक है।
ए, देखो माइनस की गुणा होगी तो आ जाएगा आपके पास में माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल टू n। इसको सबको उधर पटक दो तो a का मान आ जाएगा m n प्लस m माइनस 1, ठीक है ना, ये a का मान आ गया। a पता है, d पता है, तो मेरे को निकालना क्या है, p निकालना है। तो हमें निकालना है ap, तब हमें निकालना है ap होगा a प्लस के p माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, a निकाला है आपने n प्लस m माइनस 1 और प्लस p माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास में, d कितना है माइनस का 1 है, d कितना है आपका माइनस का 1 है, ठीक है ना। अगर ध्यान दोगे इसको सॉल्व कर लोगे तो n प्लस m माइनस 1, माइनस की गुणा करो तो माइनस p प्लस 1, 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा n प्लस m माइनस p। तो आपका जो पीवा पद है AP जो है यानी कि पीवा पद वो आ जाएगा n प्लस m माइनस n, आपके पास में आंसर आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर भी बातचीत बहुत टेक्निकल होनी है, थोड़ी सी अच्छी बातें हैं और ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा आपको। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी में n पदों का जो योगफल है वो इतना है। देखो हल कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। n पदों का योगफल तो मैंने लिखा है n पदों का जो योग है, n पदों का योग जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये है। मतलब भाई साहब ने जो दिया है वो दिया है Sn, क्या दे दिया, Sn दे दिया आपको np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, ये दे दिया है। जहां p और q कोई अचर है यानी कि कोई संख्याएं हैं आपके पास में। बस इतना देने के बाद में भाई साहब डायरेक्ट करेंगे सार्वंतर ज्ञात करो, यानी कि मेरे को क्या निकालना है, सार्वंतर का मतलब मेरे को डी फाइंड आउट करके दिखाना है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, ना तो डाटा उसने दिया, ना तो उसने पहला पद दिया, ना दूसरा तीसरा, कुछ नहीं दिया उसने, केवल n पदों का योगफल दिया है। अब ध्यान से सुनना, n पदों का योगफल का मतलब क्या है, Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है कि n पदों का योगफल a1 a2 a3 a4 ऐसे चलते कहीं ना कहीं कहाँ तक an। इन अगर इस श्रेणी में n पद है तो इनका जो योगफल है ना वो दिया है भाई साहब ने, कितना जो दिया है खराब सा np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, ये दिया है। अब मेरे भाई एक बात सुनो, छोटा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। मैं लिखा 2 4 है ना 6 8, एक समांतर एक एपी है, ये मेरी कोई एक एपी है। इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे मैं S1 की बात करता हूं, S1 का मतलब है एक पद का योग, है ना। S1 का मतलब क्या है, एक पद का योग, यानी कि एक पद का योग क्या होगा, एक पद का अपने आप में तो A1 ही हो जाएगा ना, A1 मतलब 2, यानी कि एक पद का योग किसके साथ, अपने आप ही तो हो जाएगा। S1 का मतलब है एक पद का योग, तो हमारे पास में A1 यानी कि 2, यानी कि पहला पद इसका 2 रहेगा। S1 हमेशा ही A1 के बराबर होता है, ध्यान रखना है। किसी भी AP के अंदर अगर हम ध्यान दें, एक पद का योग अगर कह रहा है, एक पद का योग का मतलब है कि केवल पहले पद की बात कर रहा है भाई, एक पद का योग तो पहला ही पद हो गया ना। लेकिन अगर S2 है, S2 का मतलब होता है दो पद का योग, यानी कि दो पदों का योग। इसका मतलब ये है कि पहले दो पद कि पहला A1 और दूसरा A2, इन दोनों का योग, A1 क्या है 2 है और A2 क्या है 4 है, तो जुड़ के आ जाएगा 6। बात समझ रहे हो। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, तो Sn का मतलब है n पदों का योग आपके पास में। तो अगर मैं यहां से S1 निकालूं, क्योंकि S1 जो होगा, सीधी बात है, जो S1 होगा वो A1 होगा हमेशा। S1 जो होगा, चाहे लिख लो साइड में नोट बना करके, जो S1 होता है वो प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद, यानी कि आपके पास में S1 जो होता है वो A1 होता है, जिसे सिंपली A भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं S1 निकाल लूंगा, इसका मतलब है कि n की जगह में 1 भर दूंगा। इसका मतलब किसकी बात हो रही है, केवल एक पद की बात हो रही है, यानी कि A1 की बात हो रही है, बाकी के जिक्र ही नहीं होगा। सीधा जाएंगे हम किसके पास, यहाँ पर, कि n की जगह जब मैं 1 भरूंगा तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो हमारे पास का जो सॉल्यूशन मैं करूंगा आपके सामने, जब इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा तो जो A1 है यानी कि पहला पद आ क्या जाएगा, देखो p का 1 में गुणा तो p ही रह जाएगा,
1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0 का मतलब ये पूरा का पूरा पद खत्म हो गया। तो सीधी बात ये है कि जो S1 का मान है यानी कि वो A1 भी होगा, आपके पास वो P आ गया, ये कहा जा सकता है। अतः जो प्रथम पद है A1 वो आपके पास में S1 के बराबर होगा और वो P आ गया, यानी कि A1 जो है वो आ गया P। भाई सार्वंतर निकाल लेंगे हम, अगर कोई श्रेणी दे रखी A1 A2 A3 तो सार्वंतर निकाला जा सकता है। D निकालने का तरीका क्या है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के देख लेंगे कि A2 माइनस A1 कितना होगा, ये देख लेंगे हम, है ना, ये तो देखना रहेगा। तो हमें A1 तो मिल गया है, अब A2 देखना है किसी तरीके से। A2 भी मैं दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। अब वापस फिर इसी पे आ जाओ, इस वाले पे। अगर हम बात करते हैं S2 की, S2 का मतलब दो पदों का योग, इसका मतलब है कि n की जगह हम 2 भर देंगे, यानी कि केवल दो पदों की बात होगी कि A1 प्लस A2 बराबर किसके हो जाएगा, इसके अंदर इधर वाली साइड में हम n की जगह 2 भर देंगे, तो 2p प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा 2p प्लस क्यू। ये क्या आया S2 का मतलब है A1 प्लस A2 आ गया आपके पास में इतना, A1 प्लस A2 आ गया आपके पास में इतना। अब आप ध्यान दो, अगर मैं A1 का मान इसमें भर दूं तो A2 का वैल्यू निकल आएगा, है ना भाई, सीधी बात है ना, दिख रही है ना, A1 का मान आपको पता है ना। तो आप ये कह सकते हैं, है ना, आप ये कह सकते हैं, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, कि हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 से A1 का मान समीकरण 2 में, है ना, 2 में रखने पर तो क्या हासिल होगा, यहाँ पे आप भर दो P प्लस A2 बराबर 2P प्लस Q। जब P को उधर पटकेंगे तो A2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2P प्लस Q माइनस P, यानी कि जो A2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2P में से 1P बटेगा तो P प्लस Q आ जाएगा, कितना आ जाएगा P प्लस Q। अब A2 ये रखा, A1 ये रखा, तब हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ जाओ इधर की तरफ, अतः जो D होता है बेसिकली वो D होता है A2 माइनस A1, वही तो होता है। पर सीधी बात है, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे जब भी तो सार्वंतर निकलेगा, समान अंतर निकलेगा जो आपका होता है। A2 कितना निकाला आपने P प्लस Q माइनस, और आपके पास में A1 कितना निकाल रखा P से कटा P, तो D का मान आ गया आपके पास में Q, तो यही आंसर आपका है। चलिए एक एग्जाम्पल और बचा है, अभी एक दो और हैं, उसको फिनिश करते हैं ताकि आगे बढ़ा जा सके। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है और बढ़िया क्वेश्चन है। भाई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का, दो समांतर श्रेणियां हैं, इस बार एक नहीं है दो है, अच्छा, कि n पदों के योगफलों का जो अनुपात है, दो समांतर श्रेणी हो सकती है, सपोज कर लो जैसे हमारे पास में A1 है ना, इस तरीके से कोई एक श्रेणी अलग है, जैसे 2 4 6 8 ये देखते ही होगी, एक 3 1 3 5 है ना, और आपके पास में अगला 7, इस तरीके से ये दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, ये वाली भी और ये वाली। तो इस तरीके से हमें दी गई हैं दो श्रेणियां हैं जिनके n पदों के योगफलों में जो अनुपात है वो उतना दे रखा, उनके 12वें पद, जो 12वें पद कहीं आएंगे उनका अनुपात मुझे बताना है। तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं ध्यान दूं क्योंकि हमें श्रेणियों को पता नहीं है तो उसमें एक पहले कलाकारी थोड़ी करनी पड़ेगी। माना पहली जो श्रेणी है, ठीक है ना, आपके पास श्रेणी पहली AP कह लूं मैं, है ना, पहली AP का प्रथम पद मैं कह देता हूं, सपोज कर लो मैं कह लेता हूं A1, है ना, क्या कह लेता हूं मैं, A1 कह लेता हूं, और सपोज कर लो, और माना पहली AP का सार्वंतर क्या कह लें, सार्वंतर कह लेते हैं हम D1 कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं D1। इसी तरीके से इसी प्रकार माना दूसरी, किसकी, दूसरी AP का प्रथम पद मैं कह देता हूं A2, है ना, और दूसरी श्रेणी का, दूसरी AP का जो सार्वंतर है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं D2, है ना। तो हमें क्या कहा, उसने कहा है कि पहली AP का, देखो दिया क्या है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहली AP का के n पदों का जो योग है, n पदों का
n पदों का योग जो है वो मेरे पास में, और बटे बटे अनुपात का मतलब बटे ही होता, दूसरी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग जो है, ठीक है ना, उनमें अनुपात कितना है, वो 3n + 8 बटे 7n + 15 है, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो, n पदों के योग के फॉर्मूला क्या है, वो ये है ना। अब देखो इसके लिए क्या होगा, पहली श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला यही लगेगा ना, क्योंकि पदों की संख्या तो दोनों में n ही है तो n/2 आ जाएगा। लेकिन पहली श्रेणी में पहला पद क्या है, a ना होकर के हमने क्या लिया है, a1 लिया है, तो 2a1 प्लस n - 1 इंटू d1, ये तो हो जाएगा पहली श्रेणी के n पदों का योगफल, क्योंकि हमने सार्वंतर कितना लिया है पहली श्रेणी में, पहली एपी के अंदर हमने d1 लिया है। ऐसे ही दूसरी एपी का n पदों का योगफल कितना बनेगा, n/2 इंटू 2a2, a2 क्यों लिया, क्योंकि हमने इस बार क्या करा है, दूसरी एपी का प्रथम पद हमने a2 लिया है, तो जहां जहां a है वहां a2 यूज कर लेंगे, और n - 1 इंटू सार्वंतर हमने लिया है d2, तो यहाँ लिख लेंगे d2, है ना। तो यानी कहने की बात ये है, इसको ऐसे लिख लेंगे कि n/2 इंटू 2a1 प्लस n - 1 इंटू d1 बटे n/2 इंटू 2a2 प्लस n - 1 इंटू d2 इज इक्वल है 3n + 8 अपॉन 7n + 15, ठीक है। तो n/2 से n/2 कट जाएगा, आपके पास फाइनली आ जाएगा a1 प्लस के n - 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस के n - 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n + 8 अपॉन 7n + 15। अच्छा मेरी बात सुनो अब ध्यान से, यहाँ थोड़ा समझने लायक बात है। अब यहाँ आने के बाद में उसने कहा है कि 12वें पद का अनुपात निकालना। 12वें पद का मतलब, अब मुझे सुनो, पहली श्रेणी का 12वां पद, पहली एपी का 12वां पद क्या होगा, 12वां पद मुझे बता सकता है कोई, वो होगा a1 प्लस इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि प्रथम पद a1 है पहली श्रेणी का, a1 प्लस 12 में से 1 कम कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि 11d d1। भाई समझो ना, फॉर्मूला ये लगेगा ना n - 1 इंटू डी, क्योंकि हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, 12वां, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 - 1, इसका मतलब आ जाएगा a1 प्लस के 11d d1, 11d1 आपके पास में, ठीक है। ऐसे दूसरी श्रेणी का, दूसरी एपी का जो 12वां पद होगा वो कितना बन जाएगा बताओ मुझे, वो भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि दूसरी श्रेणी का जो पहला पद है वो कितना है, a2 है, तो a2 प्लस 12 - 1 इंटू d2, यानी कि a2 प्लस 11d2। तो यानी कहने के बाद 12वां पद पहली श्रेणी का तो ये बनेगा, दूसरी श्रेणी का बनेगा ये, इनका अनुपात निकालना, मतलब मेरे को निकालना है a1 प्लस के 11d1 बटे a2 प्लस के 11d2, ये निकालना, इसका आंसर मेरे को निकालना है। और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो अनुपात निकालने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर केवल a1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, तो एक काम कर लो, पहले 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर से भी नीचे से भी। तो मैंने 2 जब कॉमन यहाँ से निकालूंगा तो बचेगा a1 प्लस, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो जबरदस्ती कॉमन निकलेगा, तो आ जाएगा n - 1 अपॉन 2 इंटू d1 बटे, ऐसे नीचे 2 कॉमन निकाल लो, आ जाएगा a2 प्लस n - 1 अपॉन 2 एंड d2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं करना, 3n + 8 बटे 7n + 15। अब ध्यान से देखना, ये कट गया इससे, ठीक है जी। अब मुझे स्पेस चाहिए, चलो मैं बलि चढ़ा रहा हूँ इन फॉर्मूलों की, ये फॉर्मूले तुम्हें याद हो ही जाएंगे, है ना आपके पास, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाना जरूरी है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ आ गए, तो मतलब बेसिकली बचा क्या मेरे पास, ये आया कि a1 प्लस n - 1 अपॉन 2 d1 बटे a2 प्लस n - 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू 3n + 8, 3n यही तो है ना, 3n + 8 बटे
7n प्लस 15, है ना। इसको फर्स्ट बना के छोड़ दो। अब हम लोगों का आंसर कैसे आएगा, हम लोगों का आंसर आएगा जब ये बन जाएगा, मैंने इधर बना रखा है a1 प्लस 11d। इसका मतलब इसकी जगह यहाँ पर भी 11 आना चाहिए और यहाँ पे भी 11 आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो यानी कि आपके पास में 12वें पद के लिए, 12वें पद के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि n-1/2 को हम लोगों को 11 रखना पड़ेगा। इसकी जगह में क्या रखना पड़ेगा, 11। तो n का मान यहाँ से निकालो, n का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 22, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 22 प्लस 1, n का मान आ जाएगा 23, ठीक है नहीं। तो बस हो गया काम। तो समीकरण 1 में क्या कर लो, एक में n बराबर 23 रखने पर आपका काम बन जाएगा। रखने पर जब रखेंगे तो a1 प्लस यहाँ पे जब 23 रखोगे आप, क्योंकि आपने इसको तो कह ही दिया, ये तो 11 ही है, ये तो 11 है ना पूरा का पूरा, चाहे रखना चाहो रख लो यहाँ। जब n का मान आप 23 रखोगे, 23 में से एक घटेगा तो 22, 22/2 हो जाएगा 11, तो उसको तो 11d ही कह देंगे हम, 11d1 बटे a प्लस 11d2 बराबर किसके हो जाएगा, 3 गुणे 23 प्लस 8 बटे 7 गुणे 23 प्लस के 15, है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। और वो आंसर आ जाएगा आपका, जब इसे कैलकुलेट करोगे 7/16, कैलकुलेट कर लेना अपने आप, ठीक है ना, आपके पास में। थोड़ा अजीब सा हो गया ना क्वेश्चन। चलो एक शॉर्टकट बताते हैं इसके लिए, छोटी सी बात बताते हैं इसके लिए। इतना पहले पॉज करके इसको नोट करने की जरूरत है, ये तो सिर्फ रफली मुझे याद रखने के लिए था, ये वाला नहीं मेन काम है, ये तो दिमाग में रखने वाली बात थी सिर्फ, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये वाला काम अगर करने से बचना है तो एक ट्रिक ध्यान रखो। वो ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन को यहां तक करोगे, सिर्फ कहां तक करोगे, यहां तक, ठीक है। आगे आप कुछ नहीं करोगे, आगे आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है ना, आगे आप कुछ नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो फिर क्या करेंगे, आपको देखना है कौन सा पद निकालना है, कौन से पद का आपको अनुपात निकालना है। आपको निकालना है 12वें पद का अनुपात, तो 12 का डबल कर लेंगे आप, 12 दूनी 24 में से 1 घटा लेंगे, तो 12 दूनी 24 माइनस 1 कितना आया, 23 आया। तो सीधी बात है n बराबर 24 में भर दो, n बराबर 23, n बराबर 23 रखने पर देखो कितनी मजेदार बात आएगी। जब इसमें n बराबर 23 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा 2a1 प्लस, यहाँ पे भर रहा हूं मैं 23, तो 23 माइनस 1 इंटू d1 बटे 2a2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो वही आ जाएगा 3 इंटू 23, है ना, प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15 तो देखो ध्यान से 2a1 प्लस के 22d1 अपॉन 2a2 प्लस के 22d2 इज इक्वल टू, जो भी सॉल्व करके जो आया था अभी आंसर, कितना आंसर आया था इधर जो सॉल्व करके आएगा वो 7/16, ये आएगा 7/16। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा a1 प्लस के 11d1, हो गया ना। देखो a1 प्लस 11d1 का मतलब क्या है, पहली AP का 12वां पद है ये, पहली AP का 12वां पद है ये, 2 इंटू a2 प्लस के 11d2, है ना, इज इक्वल टू 7/12। तो क्या दिख रहा है, 202 कटा, ये क्या है, पहली AP का 12वां पद बटे, ये नीचे क्या है, दूसरी AP का 12वां पद, कितना आ जाएगा 7/16, 7/16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और बचता है, फिर उसके बाद एक टॉपिक और, देन एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल 7 नंबर का है और वो भी AP के योग के ऊपर ही है, तो ध्यान देंगे इस पर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में जो आय है वो 3 लाख रुपए है, हाँ 3 लाख ही तो है ये, हाँ ठीक है, तथा उसकी आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ती है, हर साल उसकी 10,000 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है, 19 वर्षों तक बढ़ती है, कितने सालों तक बढ़ती है, 19 वर्षों तक। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय कितनी होगी, तो बहुत आसान है यार। अगर पहले वर्ष की बात करें, यानी कि पहला पद जो पहली जो आय होगी उसकी वो क्या होगी, आप ध्यान से देखो, होगी 3 लाख रुपए। फिर
दूसरे वर्ष उसकी आय हो जाएगी 3,10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 बढ़ रही है ना, 3 लाख, ठीक है ना, 3,10,000 रुपये, एक, हाँ 10,000 रुपये। अगली बार तीसरे साल उसकी आ जाएगी 3,20,000 रुपये। बात समझ नहीं रहे क्या आप? वो खुद ही कह रहा ना इस बात को। तो और आपके पास में ऐसा कब तक बढ़ती है, कब तक बढ़ती है भाई? 19 वर्षों तक। 19 वर्षों का मतलब अंतिम आपके पास में हमें कहाँ तक करना, 20 तक करना। तो 20 वर्षों तक का योग निकालना, 20 वर्षों तक की बात हो रखी है। 19 का मतलब ये रहा कि पहले वर्ष तो भाई इतनी थी, आगे तो 19 ही है ना, मेरी बात सुन रहे हो ना? उसने जो 19 वर्ष की जिक्र किया है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना 19 फिर 20 पाल दिया, उसकी सही बात है भाई। पहले वर्ष तो उसको 3 लाख मिला, लेकिन आगे के 19 वर्ष बढ़ेंगे ना, और इसको एक साल इसको भी लगा करके फिर ये 20 बन जाएंगे पूरे, है ना आपके पास में। तो बस हो गया। इसमें जो ए है ये एक एपी है, देखो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें ए का जो काम है वो 3 लाख आपके पास में हो जाएगा, और जो डी होगा, डी आपको पता ही 10-10 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, तो समान अंतर 10,000 रुपये आ जाएगा, सार्वंतर। एन कितने सालों तक देखना है, 20 सालों तक एन हमारे पास में आ गया। तो योग ज्ञात करना, योग का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एन ज्ञात करने का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना आपके पास में। तो लगा दो फॉर्मूला। तो S20 निकालना है, 20 वर्षों की आए, तो n/2 यानी कि 20/2 इंटू 2a यानी कि 2 गुणे 3 लाख, ठीक है, प्लस n-1 20-1 इंटू डी, डी है हमारे पास में 10,000 रुपये, ठीक है आपके पास में। ओके, चलो सॉल्व कर लो इसको, बस कुछ भी नहीं कैलकुलेशन है। ये 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू यह आ जाएगा 6 लाख रुपए, ठीक है आपके पास में, प्लस 19 गुणे 10,000, तो यानी कि 19,000 हो गया। ये 19 1,90,000 भाई, 19 आ जाएगा ना, 19 को 10 से गुणा कर लो, 1,90,000, ठीक है। ऐड कर लो, जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 7,90,000, क्योंकि 1,90,000 6 लाख में जुड़ेगा 90,000, और इसमें हमें गुणा करनी है 10 से, तो आप आ जाएगा 7,90,000 में 1 जीरो और बढ़ा दो, है ना, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 79 लाख रुपीज उसका टोटल कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। चलिए बेटा, लेंथ जो है इस लेक्चर की भी ज़्यादा हो गई, एक टॉपिक अभी बच गया समांतर माध्य का, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।